साथियों नमस्कार, मैं मनोज सारण। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया टॉपिक, ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी। इसमें हम आज दो दूरदर्शी पढ़ेंगे और दो सूक्ष्मदर्शी पढ़ेंगे। सूक्ष्मदर्शी में हमारे पास एक तो सरल सूक्ष्मदर्शी है और दूसरा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है, और दूरदर्शी में एक अपवर्तक दूरदर्शी है एवं एक परावर्तक दूरदर्शी है। तो इस वीडियो में हम ये चार टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं दर्शन कोण। ये दर्शन कोण क्या होता है? इससे ये डिसाइड होता है कि कोई वस्तु हमें कितनी छोटी दिखाई देगी या फिर कितनी बड़ी दिखाई देगी। हमने इस डायग्राम में एक वस्तु ए बी को लिया है। एक बार ये हमारे नेत्र के पास में है और एक बार ये नेत्र से दूर है। ठीक है, जब ये नेत्र से दूर है तब ये जो कोण बन रहा है अल्फा, ये कोण ही हमारे नेत्र के अंदर बनता है अल्फा। ये कोण जितना बड़ा होगा वो वस्तु उतनी ही बड़ी दिखाई देगी, और ये कोण जितना छोटा होगा वो वस्तु उतनी ही छोटी दिखाई देगी। ठीक है, तो जब वस्तु दूर होती है नेत्र से तो ये जो बनने वाला कोण है ये कोण छोटा होता है, तो हमारे आँख के अंदर भी ये कोण छोटा बनेगा। इसके आधार पर ये जो रेटिना के ऊपर प्रतिबिंब बनता है ये छोटा बनता है, और यहाँ पर ये रेटिना पर प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है। तो इस आधार पर हमें वस्तु छोटी और बड़ी दिखाई देगी। ये जो कोण है नेत्र पर बनाता है ये कोई वस्तु, इस कोण को बोलते हैं दर्शन कोण। ये कोण जितना बड़ा होगा, यह बड़ा होने पर वस्तु बड़ी दिखाई देगी। यह बड़ा होने पर वस्तु बड़ी दिखाई देगी, तथा यह छोटा होने पर वस्तु छोटी दिखाई देगी। ठीक है, तो ये जो दर्शन कोण है इसके आधार पर कोई वस्तु छोटी या फिर बड़ी दिखाई देती है। जब ये वस्तु हमारे नेत्र के पास में होती है तब ये बनने वाला कोण बड़ा होता है, और जब ये नेत्र से दूर होती है तो बनने वाला कोण छोटा होता है। तो वस्तु जब नेत्र के पास में होती है तो वस्तु बड़ी दिखाई देगी, और नेत्र से दूर होती है तब वस्तु छोटी दिखाई देती है। हालांकि वो वस्तु तो सेम है, परंतु इस वस्तु द्वारा अलग अलग स्थितियों में नेत्र या रेटिना पर बनाया गया जो दर्शन कोण है वो अलग अलग है। तो ये सूक्ष्मदर्शी क्या करता है कि कोई वस्तु छोटी दिखाई दे रही है, इसका मतलब उस वस्तु के द्वारा नेत्र पर बनाया गया दर्शन कोण छोटा है। तो ये सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम उस वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो थोड़ा नेत्र के नज़दीक बना लेते हैं। तो उस प्रतिबिंब के द्वारा जो आँख पर, नेत्र पर जो दर्शन कोण बनेगा वो थोड़ा बढ़ जाता है और वस्तु में बड़ी दिखाई देने लगती है। हालांकि वो वस्तु तो उतने ही आकार की है, लेकिन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम उस वस्तु का जो प्रतिबिंब नेत्र के नज़दीक बना लेते हैं, तथा उससे होता क्या है कि दर्शन कोण का मान बढ़ जाता है और वस्तु हमें बड़ी दिखाई देने लगती है। ठीक है, तो ये दर्शन कोण का कंसेप्ट हो गया हमारे पास। हमारा सरल सूक्ष्मदर्शी, सिंपल माइक्रोस्कोप। इसमें होता क्या है, इसमें केवल एक उत्तल लेंस होता है, उसकी सहायता से हम किसी छोटी वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनाते हैं। तो पहले हम सरल सूक्ष्मदर्शी की अनुपस्थिति में हम वस्तु के द्वारा नेत्र पर बनाया गया दर्शन कोण कैलकुलेट कर लेते हैं। तो दर्शन कोण कैलकुलेट करने के लिए हम उस वस्तु को स्पष्ट न्यूनतम दूरी पर रखते हैं। स्पष्ट न्यूनतम दूरी का एक स्वस्थ आंख के लिए मान होता है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, हम उस वस्तु को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर हम दर्शन कोण कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सूक्ष्मदर्शी की अनुपस्थिति में दर्शन कोण कितना है? अल्फा। अब हम इसी वस्तु ए बी को ही सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं। होता यह है कि सूक्ष्मदर्शी से इसका दर्शन कोण का मान बीटा हो जाता है, और ये बीटा मान अल्फा की तुलना में बड़ा है। ठीक है, उसने क्या किया है, इस सूक्ष्मदर्शी ने दर्शन कोण का मान बढ़ा दिया। इससे क्या होता है, इस वस्तु को हम बड़ा करके देख सकते हैं। जब हम किसी प्रकाशिक उपकरण की
आवर्धन क्षमता को परिभाषित करते हैं तो उसका एक सिंपल फॉर्मूला है। आवर्धन क्षमता का जो नोटेशन है वो m है। m बराबर प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बनाया गया दर्शन कोण, प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बनाया गया दर्शन कोण, बनाया गया दर्शन कोण बटा बिंब द्वारा नेत्र पर बनाया गया दर्शन कोण। ये किसी भी प्रकाशिक उपकरण का आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला है। ठीक है, हम इस सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए आपको 2 फॉर्मूला बताएंगे और 2 ही संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए बताएंगे। हम यहाँ पूरा डेरिवेशन नहीं करेंगे। इसमें जो फॉर्मूले हैं आवर्धन क्षमता के वो 2 केस हैं। पहला, जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन रहा हो, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बने, अनंत पर बने। उस स्थिति में आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला होता है, वो होता है D/F। यहाँ पर D क्या है, D है स्पष्ट न्यूनतम दूरी जिसका मान होता है 25 सेंटीमीटर, और F क्या है, इस सरल सूक्ष्मदर्शी में हमने ये जो उत्तल लेंस लिया है उस उत्तल लेंस की फोकस दूरी। F क्या है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी। इसमें एक ही उत्तल लेंस लिया है, उसकी फोकस दूरी। ठीक है, और D क्या है, स्पष्ट न्यूनतम दूरी। स्पष्ट न्यूनतम दूरी, और इसका मान कितना होता है 25 सेंटीमीटर। एक तो फॉर्मूला है हमारा ये कि m बराबर D/F। ये कब लागू होता है, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है उस स्थिति में हमारा जो नेत्र है वो विराम अवस्था में रहता है। इस स्थिति में नेत्र विराम अवस्था में रहता है। नेत्र विराम अवस्था में रहता है। इसके साथ साथ इस स्थिति में जो आवर्धन क्षमता है वो न्यूनतम प्राप्त होती है। आवर्धन क्षमता न्यूनतम प्राप्त होती है। ठीक, और दूसरी स्थिति है जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बने, स्पष्ट न्यूनतम दूरी पर बने। स्पष्ट न्यूनतम दूरी जिसका मान D है, इस पर बने। इस पर जब प्रतिबिंब बनता है उस स्थिति में नेत्र तनाव की स्थिति में रहता है। तनाव की स्थिति में रहता है। इसके साथ साथ आवर्धन क्षमता अधिकतम प्राप्त होती है। आवर्धन क्षमता अधिकतम प्राप्त होती है, और उस अधिकतम आवर्धन क्षमता का मान कितना है उसको मैं आवर्धन क्षमता m उसके सबस्क्रिप्ट में लिख रहा हूँ मैक्सिमम। इसका मतलब ये अधिकतम आवर्धन क्षमता है और इसका मान होता है 1 + D/F। ठीक है, और हमने जो न्यूनतम आवर्धन क्षमता पढ़ी थी m मिनिमम, वो कितनी थी D/F।
ये आवर्धन क्षमता कब मिलती है? जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बने हमारा? स्पष्ट न्यूनतम दूरी d पर। ठीक है। और ये आवर्धन क्षमता कब बनती है? जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बने हमारा? अनंत पर। इस स्थिति में नेत्र तनाव की स्थिति में रहता है, तभी तो आपको अधिकतम आवर्धन क्षमता मिल रही है। नेत्र तनाव की स्थिति में रहता है तथा जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने और आवर्धन क्षमता न्यूनतम प्राप्त हो, उस स्थिति में हमारा जो नेत्र है वो विराम स्थिति में रहता है। इसका मतलब नेत्र पर कोई तनाव नहीं है। ये बात समझ में आ गई? ये हमने दो स्थितियों में दो आवर्धन क्षमताएं पढ़ी है। पहली स्थिति जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बने? स्पष्ट न्यूनतम दूरी में, उस स्थिति में नेत्र तनाव स्थिति में रहता है तथा आवर्धन क्षमता अधिकतम मिलती है 1+d/f। दूसरी स्थिति है अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, उस स्थिति में नेत्र विराम अवस्था में रहता है। इसका मतलब नेत्र पर कोई तनाव नहीं है तथा f जो आवर्धन क्षमता मिनिमम है वो है d+d/f। इसका मतलब जो आवर्धन क्षमता है वो 1+d/f इससे तो कम या इसके बराबर रहेगी तथा d/f इससे ज़्यादा या फिर इसके बराबर रहेगी। ये आवर्धन क्षमता की क्या है? परास है। ये क्या है? सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का परास। आवर्धन क्षमता की परास। आपको न्यूनतम आवर्धन क्षमता d/f मिलेगी और अधिकतम आवर्धन क्षमता 1+d/f मिलेगी। ठीक है। ये हमारा है सरल सूक्ष्मदर्शी टॉपिक हो गया। सरल सूक्ष्मदर्शी में हम वस्तु को कहाँ रखते हैं? उसके प्रकाशिक केंद्र और फोकस बिंदु दोनों के बीच में रखते हैं। वस्तु को प्रकाशिक केंद्र और फोकस बिंदु दोनों के बीच में रख रहे हैं। ठीक है। इस स्थिति में जो आपका प्रतिबिंब बन रहा है वो सीधा बन रहा है। प्रतिबिंब सीधा बन रहा है तथा वास्तविक बन रहा है। प्रतिबिंब सीधा बन रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? जो आवर्धन क्षमता है वो क्या बन रही है आपकी? धनात्मक। जब धनात्मक आवर्धन क्षमता होती है तब प्रतिबिंब क्या होता है? सीधा होता है। और आवर्धन क्षमता ऋणात्मक हो तो इसका मतलब प्रतिबिंब क्या होता है? उल्टा होता है। आपकी इस स्थिति में प्रतिबिंब, जिस स्थिति में आपका बिंब रखा होता है उसी स्थिति में, या फिर बिंब सीधा है तो प्रतिबिंब भी सीधा बन रहा है। इसका मतलब इस लेंस ने, इस सूक्ष्मदर्शी ने प्रतिबिंब को उल्टा नहीं किया है। तो इस सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या आएगी? धनात्मक आएगी। एक बात और ध्यान रखनी है आपको कि इस सरल सूक्ष्मदर्शी के केस में जो बिंब है हमारा, उस बिंब को हम सरल सूक्ष्मदर्शी के फोकस बिंदु तथा प्रकाशीय केंद्र दोनों के बीच में रखते हैं तथा अंतिम प्रतिबिंब सीधा मिलता है एवं आवर्धित मिलता है। ठीक है। ये दो बात ध्यान रखनी है। लिख देता हूं मैं। वस्तु को फोकस बिंदु तथा प्रकाशिक केंद्र के मध्य रखा जाता है। ठीक है। और सरल सूक्ष्मदर्शी का जो अंतिम प्रतिबिंब है, अंतिम प्रतिबिंब कैसे मिलता है? सीधा मिलता है तथा वास्तविक है या फिर काल्पनिक है? काल्पनिक है। सीधा तथा आभासी या फिर काल्पनिक, वर्चुअल। आभासी या काल्पनिक जिसको वर्चुअल बोलते हैं, आभासी तथा सीधा। अंतिम प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा होता है। ठीक है। अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि इस सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता को बढ़ाना चाह रहे हैं। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला क्या है? एक तो है 1+d/f और एक है d/f। यदि हम इन दोनों फॉर्मूले में f का मान कम कर दें, जब बटा में राशि का मान कम हो जाएगा तो इस राशि का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा।
तो सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता को बढ़ाने के लिए हमें कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस लेना होगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता को बढ़ाने हेतु कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस लेना होगा। इसका मतलब यदि f को क्या कर रहे हो आप, घटा रहे हैं, इसका अर्थ क्या होगा, m क्या होगा, बढ़ेगा। फोकस दूरी को घटाने पर आवर्धन क्षमता का मान बढ़ेगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो रिलेशन है, फोकस दूरी को घटाने पर आवर्धन क्षमता का मान बढ़ता है। ये हमारा सरल सूक्ष्मदर्शी टॉपिक कंप्लीट हो गया। सरल सूक्ष्मदर्शी में हमने एक ही लेंस लिया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। उसमें हम दो लेंस लेंगे। उसमें एक लेंस का जो प्रतिबिंब बनेगा वो दूसरे लेंस के लिए बिंब का काम करेगा और फिर उसको आवर्धित करेगा। इसका मतलब जो अंतिम प्रतिबिंब मिलेगा वो बहुत ज़्यादा आवर्धित मिलता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी में हमने एक लेंस काम लिया था, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में हम दो उत्तल लेंस काम लेंगे। एक उत्तल लेंस जो वस्तु की तरफ रखा जाता है उसको बोला जाता है ऑब्जेक्टिव लेंस, जिसका नोटेशन है O। इसे अभिदर्शक लेंस कहते हैं। हमारा ये जो लेंस O है उसको क्या बोलेंगे हम, अभिदर्शक लेंस। अभिदर्शक लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस। ये जो लेंस है ये वस्तु के पास में रखा जाता है। इस लेंस का जो द्वारक है, एपर्चर, वो छोटा होता है। इसके साथ साथ इसकी जो फोकस दूरी है FO, ये भी छोटी होती है, या फिर कम फोकस दूरी बोल दें या फिर छोटी फोकस दूरी बोल दें। ठीक है। और ये जो दूसरा लेंस है इसको बोलते हैं अभिनेत्र लेंस, जो नेत्र के पास रखा जाता है। दूसरा लेंस है अभिनेत्र लेंस, मतलब आई लेंस E, इसको बोलते हैं अभिनेत्र लेंस। ठीक। इस अभिनेत्र लेंस का ये जो द्वारक है, ये जो लंबाई है, हाइट, ये ज़्यादा रखी जाती है। इसका द्वारक है वो बड़ा होता है। ठीक है। तीसरी, इसकी जो फोकस दूरी है FE, ये जो दूरी है FE, ये भी क्या रखी जाती है, इस लेंस की फोकस दूरी की तुलना में बड़ी रखी जाती है। मतलब बड़ी फोकस दूरी या अधिक फोकस दूरी। ये हमने दो लेंस काम लिए, एक अभिदर्शक लेंस जिसकी द्वारक तथा फोकस दूरी छोटी होती है, दूसरा है अभिनेत्र लेंस जिसका द्वारक और फोकस दूरी दोनों क्या होती है, बड़ी होती है। ठीक है। ये अभिनेत्र लेंस है, अभिदर्शक लेंस है, उसके पास में ये वस्तु रखी हुई है जिसकी ऊंचाई कितनी है, HO। ये वस्तु O लेंस के लिए है। इसका मतलब इस वस्तु की O लेंस से दूरी है वो U से नोटेशन करेंगे। वस्तु की दूरी या फिर बिंब की दूरी, किसके लिए बिंब है, ये O लेंस के लिए, तो UO। ठीक है। ये फोकस बिंदु है अभिदर्शक लेंस का, तो इसको हमने ऑब्जेक्टिव लेंस का जो सिंबल है O, तो इसको हमने दे दिया FO, नाम FO। ये जो दूरी है, फोकस दूरी है अभिदर्शक लेंस की, तो इसको हमने FO बोल दिया। इस बिंब का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो यहाँ बन रहा है। इसका मतलब जो H डैश है, ये रेड कलर का, ये इस लेंस के लिए है प्रतिबिंब। इसका मतलब प्रतिबिंब की दूरी जिसको हम V से नोटेशन करते हैं, क्योंकि ये प्रतिबिंब O लेंस का है तो इसलिए ये दूरी क्या होगी हमारे पास, VO। ठीक है। ये जो प्रतिबिंब है इस लेंस के लिए बिंब का काम करता है। इसका मतलब इस प्रतिबिंब रेड कलर का है, H डैश,
इसकी जो दूरी ई से है वो होगी बिंब की दूरी, और ये बिंब किसका है, ई लेंस का, तो इसलिए हम लिख दिया यू ई। ठीक है, क्योंकि हमने सूक्ष्मदर्शी में भी आवर्धन क्षमता को बढ़ाने के लिए उस वस्तु को क्या रखा था, फोकस बिंदु तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच में रखा था, इसलिए हमने यहाँ पर भी इस प्रतिबिंब को इस प्रकार से सेट करते हैं कि ये प्रतिबिंब एफ ई क्या है, ई लेंस का फोकस बिंदु तथा ई इन दोनों के बीच में बने, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो बहुत बड़ा आवर्धित बनेगा। समझ आ गई बात। तो इसमें हम जो आवर्धन क्षमता है वो सेम ही फॉर्मूला है, प्रतिबिंब के द्वारा नेत्र पर बनाया गया कोण, जिसको यहाँ पर थीटा डैश लिखा गया है, तथा बटा में बिंब के द्वारा नेत्र पर बनाया गया दर्शन कोण। तो वो दो फॉर्मूले सेम ही लिखेंगे हम। इसकी जो आवर्धन क्षमता है, आवर्धन क्षमता m, ये दोनों लेंसों के आवर्धन क्षमता के गुणनफल के बराबर होगा। तो MO गुणा ME। MO क्या है, O लेंस मतलब अभिदर्शक लेंस की आवर्धन क्षमता, और ME क्या है, आई लेंस, आई पीस लेंस या फिर अभिनेत्र लेंस, उसकी आवर्धन क्षमता। इन दोनों के आवर्धन क्षमता का गुणनफल है वो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कहलाती है। ये फॉर्मूला आपसे पूछा जा सकता है कि दोनों लेंसों की आवर्धन क्षमताओं का गुणनफल है वो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कहलाती है। जो MO का फॉर्मूला होता है वो होगा आपके पास VO बटा UO। ये लेंस की आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला होता है प्रतिबिंब की दूरी बटा बिंब की दूरी। अब इस O लेंस के लिए बात करें हम, तो इसका प्रतिबिंब तो क्या है, सीधा, बिंब तो है सीधा, लेकिन प्रतिबिंब क्या है, उल्टा। इसका मतलब इसकी आवर्धन क्षमता क्या आनी चाहिए, नेगेटिव। ठीक है, इसके साथ साथ जो ME है, हम यदि अधिकतम आवर्धन क्षमता की बात करें तो ME के दो फॉर्मूले हैं हमारे पास। पहला है ME बराबर D बटा F, और दूसरा ME बराबर 1 प्लस D बटा F। ये दो फॉर्मूले काम लेंगे हम। ये हमने सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए पढ़े थे, D बटा F और 1 प्लस D बटा F। तो ये दोनों फॉर्मूले अभिनेत्र लेंस के लिए काम लेंगे। ये फॉर्मूला कब काम लेंगे, ME बराबर D बटा F, जब हमारा अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर प्राप्त हो। और ये फॉर्मूला ME बराबर 1 प्लस D बटा F कब काम लेंगे, जब हमारा अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट न्यूनतम दूरी D पर प्राप्त हो। हमने MO को तो ऋणात्मक लिया है, तो क्या ME को हम ऋणात्मक लेंगे, चलो देखते हैं। ME जो E लेंस है उसका जो बिंब है H डैश वो उल्टा है, तथा H डैश का जो प्रतिबिंब बना है HI वो भी उल्टा है। इसका मतलब E लेंस है ये अभिनेत्र लेंस, इसने इसके प्रतिबिंब को उल्टा नहीं किया है। जो उल्टा था तो उल्टा ही पड़ा है, मतलब रिवर्ट नहीं किया है। तो इसको हम क्या लेंगे, धनात्मक लेंगे। ME को क्या लेंगे, धनात्मक। परंतु O लेंस है, इसका बिंब तो सीधा है और प्रतिबिंब उल्टा है, तो इसको हमने क्या ले लिया, ऋणात्मक। तो यहाँ पर जो आवर्धन क्षमता M का फॉर्मूला है वो पहली बार आवर्धन क्षमता कितनी मिल रही है हमारे पास, M बराबर MO का मान कितने, माइनस V बटा UO माइनस VO बटा UO, और ME का फॉर्मूला हम एक बार तो लेंगे D बटा FE, D बटा FE। अच्छा, हमने सरल सूक्ष्मदर्शी में D बटा FE पढ़ा था, वहाँ पर केवल एक ही लेंस था। तो आईपीस लेंस अभिनेत्र लेंस की आवर्धन क्षमता के लिए हम अभिनेत्र लेंस वाली ही फोकस दूरी लेंगे, D बटा FE और 1 प्लस D बटा FE। तो जब ये फॉर्मूला काम लेंगे D बटा FE, तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन क्षमता बन गई हमारे पास M बराबर माइनस VO बटा UO और गुणा में D बटा FE। ये फॉर्मूला हम कब काम लेंगे, जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ हो, अनंत पर प्राप्त हो। अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर हो। अंतिम प्रतिबिंब कौन सा है, ये हमारा एक अंतिम प्रतिबिंब है HI। ये जब अनंत पर बनता है उस स्थिति में हम ये फॉर्मूला काम लेंगे। जब हमारा अंतिम प्रतिबिंब
अनंत पर बनता है तो नेत्र विराम अवस्था में होता है, नेत्र पर कोई तनाव नहीं होता, नेत्र विराम अवस्था में है। इसके साथ साथ यह संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की न्यूनतम आवर्धन क्षमता है। जब नेत्र विराम अवस्था में हो तो आवर्धन क्षमता क्या मिलती है हमें? न्यूनतम मिलती है। यह संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की न्यूनतम आवर्धन क्षमता है। जब नेत्र आराम कर रहा है तो आवर्धन क्षमता क्या मिलेगी आपको? न्यूनतम। ये थोड़ा याद रखने के लिए समझ सकते हैं कि नेत्र आराम कर रहा है तो आवर्धन क्षमता क्या मिलेगी? न्यूनतम। ये बात समझ आ गई। इस स्थिति में जो नलिका की लंबाई है L बराबर, यहाँ पर हम नलिका की लंबाई कितनी डिफाइन करेंगे? नलिका की लंबाई क्या होती है? ये अभिदर्शक तथा अभिनेत्र दोनों लेंसों की बीच की दूरी क्या होती है? नलिका की लंबाई। और ये नलिका की लंबाई कितनी होगी? इन दोनों दूरियों के बराबर, VO तथा UE। तो VO प्लस UE ये नलिका की लंबाई है। VO क्या है? O लेंस के लिए प्रतिबिंब की दूरी, और UE क्या है? E लेंस के लिए बिंब की दूरी। तो O लेंस के लिए प्रतिबिंब की दूरी ये होगी और E लेंस के लिए बिंब की दूरी ये होगी। तो ये है दोनों लेंसों के बीच की दूरी है, वो है नलिका की लंबाई, वो होगी VO प्लस UE। तो नलिका की लंबाई यदि हम लिखें ऐसे, नलिका की लंबाई L बराबर, जब हमारा अंतिम प्रतिबिंब ये है, ये कहाँ बन रहा है? अनंत पर। हमें पता है कि जब कोई वस्तु किसी लेंस के फोकस दूरी पर, फोकस बिंदु पर रखी हो तो अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। या फिर जब प्रकाश किरणें अनंत से आ रही है तो उत्तल लेंस के फोकस बिंदु पर केंद्रित होती है। या दूसरे तरीके से कोई वस्तु यदि या कोई बिंब है वो उत्तल लेंस के फोकस बिंदु पर रखा हुआ है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पर। इस लेंस का जो प्रतिबिंब है या फिर इस सूक्ष्मदर्शी का अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? अनंत पर। इसका मतलब ये जो एच डैश है वो कहाँ रखा हुआ है? FE पर। कहाँ रखा हुआ है? FE पर। जब हम इस वस्तु को एच डैश को यहाँ पर रख देंगे तो अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर। जब यहाँ रखेंगे तो UE का मान कितना हो जाएगा? FE के बराबर। UE का मान कितना हो जाएगा? FE के बराबर। और जो नलिका की लंबाई है वो कितनी हो जाएगी? L बराबर VO प्लस FE। ये हो जाएगी नलिका की लंबाई। और इसकी जो सेकंड केस है, दूसरी आवर्धन क्षमता, वो कितनी मिल सकती है आपको? M बराबर माइनस VO बटा UO। ठीक है, जो अभिदर्शक लेंस है उसकी आवर्धन क्षमता को हमेशा माइनस VO बटा UE रहेगी, परंतु अभिनेत्र लेंस है उसकी तो हमने एक बार तो आवर्धन क्षमता D बटा FE ले ली, और दूसरी बार हम क्या लेंगे? 1 प्लस D बटा FE। तो 1 प्लस D बटा FE। ठीक है, दूसरी स्थिति में आवर्धन क्षमता ये है। ये फॉर्मूला आपको कब मिलता है आवर्धन क्षमता का सरल सूक्ष्मदर्शी में? जब अंतिम प्रतिबिंब है वो स्पष्ट न्यूनतम दूरी पर मिले। इसका मतलब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में आप ये फॉर्मूला कब मिलेंगे? जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बने? अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट न्यूनतम दूरी पर। ठीक है, इसके साथ साथ ये आवर्धन क्षमता आपको अधिकतम मिल रही है, इसका मतलब 1 प्लस D बटा FE मिल रही है। इसका मतलब आवर्धन क्षमता अधिकतम है, और आवर्धन क्षमता अधिकतम होती है उस स्थिति में नेत्र क्या होता है? तनाव की स्थिति में। तो हम ये लिख सकते हैं कि यह संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की
अधिकतम आवर्धन क्षमता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की अधिकतम आवर्धन क्षमता है, और जब आवर्धन क्षमता अधिकतम मिल रही है इसका मतलब इस स्थिति में नेत्र तनाव की अवस्था में रहता है। इस स्थिति में नेत्र तनाव की स्थिति रहता है, तभी आपको आवर्धन क्षमता अधिकतम प्राप्त होती है। इस स्थिति में नेत्र तनाव की अवस्था में रहता है। ठीक है, तो जिस प्रकार से हमने सरल सूक्ष्मदर्शी में दो फॉर्मूले पढ़े थे आवर्धन क्षमता के, एक तो d/Fe और दूसरा 1+d/Fe, परंतु यहाँ पर दो लेंस है इसलिए हमने पहले लेंस की आवर्धन क्षमता जो है -VO/UO -VO/UO इनकी गुणा करा दी, और बाकी से ये जो तीनों स्थितियाँ हैं वो ये जो तीनों पॉइंट लिखे हैं वो दोनों स्थितियों के लिए भी सेम है, सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए। इस स्थिति में नलिका की लंबाई हम कितनी लिखेंगे कि L बराबर VO प्लस UE, ये नलिका की लंबाई लिखेंगे। कई बार आपको इन दोनों फॉर्मूलों में एक अप्रोक्सीमेशन लगा दिया जाता है। अप्रोक्सीमेशन ये है कि ये जो UO है ये कहा जाता है कि जो बिंब है वो फोकस दूरी के पास में रख दिया जाता है और UO FO के बराबर हो जाता है। UO कितना हो जाता है FO के बराबर। तो हमारा पहला अप्रोक्सीमेशन यह है कि चूंकि UO लगभग किसके बराबर होता है FO के बराबर, इसके साथ साथ चूंकि हम क्या कर रहे हैं इस वस्तु को, जो वस्तु H डैश है, हालांकि ये अभिदर्शक लेंस का तो प्रतिबिंब है, इसको हम क्या कर रहे हैं अभिनेत्र लेंस के बहुत पास रखते हैं ताकि ये जो अंतिम प्रतिबिंब है वो बहुत बड़ा बने। ये हम पास में रख रहे हैं, इसका मतलब ये जो UE दूरी है या फिर FE दूरी है वो बहुत कम है, और जो नलिका की लंबाई है L वो VO के बराबर हो जाती है। VO मतलब ये जो प्रतिबिंब है वो इसके पास में बन रहा है, तो प्रतिबिंब की जो दूरी है वो कितनी है VO, ये VO के बराबर हो जाती है। इसका मतलब L वो किसके बराबर हो जाता है VO के बराबर, तथा L इज अप्रोक्सीमेट टू VO। ये दोनों मान यहाँ दोनों आवर्धन क्षमताओं में रखने पर हमें क्या मिलता है कि M बराबर VO को हम क्या लिखते हैं L बटा VO को तो हमने L रख दिया, और UO को कितना रख रहे हैं FO, ये हमने FO रख दिया d/Fe, तथा दूसरा हमने क्या मिलेगा फॉर्मूला M बराबर -L/FO 1+d/Fe। हमने दोनों फॉर्मूलों में ही UO को FO लिख दिया तथा VO को L लिख दिया, तो हमारे पास ये दो आवर्धन क्षमताएं मिल गई। ठीक है, क्योंकि ये आवर्धन क्षमता है वो न्यूनतम है तथा ये आवर्धन क्षमता क्या है अधिकतम है, इसलिए इसकी जो परास कितनी बनेगी आवर्धन क्षमता की, आवर्धन क्षमता या तो छोटी होगी या बराबर होगी किसके L/FO 1+d/Fe, या फिर इससे बड़ी होगी L/FO और d/Fe। ये हमारे पास इसकी परास होगी। परास न्यूनतम से लेकर अधिकतम है, तो अधिकतम से तो छोटी होगी तो हमने क्या लिख दिया अधिकतम से लेस देन लिख दिया, और न्यूनतम से बड़ी होगी इसका मतलब इससे हमने क्या लिख दिया बड़ी लिख दिया। ये हमने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की परास लिख दी। यदि आप ध्यान देवें तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में जो आवर्धन क्षमता है वो क्या मिल रही है ऋणात्मक मिल रही है, तो इसका अर्थ क्या लिखेंगे हम, क्योंकि आवर्धन क्षमता क्या है आवर्धन क्षमता ऋणात्मक, अर्थात अंतिम प्रतिबिंब
अंतिम प्रतिबिंब उल्टा प्राप्त होता है। उल्टा तथा यहाँ आप ध्यान दें कि जो अंतिम प्रतिबिंब एच आई है वो उल्टा भी है, इसके साथ साथ आभासी भी है। तो अंतिम प्रतिबिंब उल्टा तथा आभासी है, आभासी या फिर काल्पनिक। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब उल्टा तथा आभासी मिलता है, परंतु सरल सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब सीधा एवं आभासी मिलता है। यदि आप इस फॉर्मूले में ध्यान दें, m का मान बढ़ाने के लिए हमें FO तथा FE दोनों का मान ही क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, FO और FE दोनों का मान कम करना पड़ेगा। तो आवर्धन क्षमता का मान बढ़ाने के लिए आवर्धन क्षमता का मान बढ़ाने के लिए अभिदृश्यक मतलब ओ लेंस जो वस्तु की तरफ रखा जाता है, अभिदर्शक तथा अभिनेत्र लेंस मतलब ई लेंस जो नेत्र की तरफ रखा जाता है, दोनों की फोकस दूरियों को कम करना होगा। ठीक है, इसके साथ साथ हमने पहले ही पढ़ लिया था कि जो अभिदर्शक लेंस है उसकी फोकस दूरी क्या होती है, कम होती है, तथा अभिनेत्र लेंस है उसकी फोकस दूरी अधिक होती है। हालांकि दोनों भी छोटी है, फिर भी दोनों को छोटी करना है, फिर भी जो अभिदर्शक लेंस है, अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी से छोटी होती है। ठीक है, तो ये हमारा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कंप्लीट हो गया। इसमें हमें ध्यान यही रखना है, एक तो ये अप्रोक्सीमेशन UO बराबर FO, L बराबर VO, ठीक है, और दूसरा जो आवर्धन क्षमता है वो दोनों लेंसों की आवर्धन क्षमताओं के गुणनफल के बराबर है। ये जो ME का मान है वो सेम है जो हमने सरल सूक्ष्मदर्शी में पढ़ा है, और ये मान और ये मान जो जिन जिन स्थितियों में अप्लाई करेंगे वो सेम स्थितियां हैं जो हमने सरल सूक्ष्मदर्शी में पढ़ी है। इसमें जो आवर्धन क्षमता है वो ऋणात्मक मिल रही है, परंतु सरल सूक्ष्मदर्शी में आवर्धन क्षमता धनात्मक मिल रही है। और ये जो लिखी हमने, अभिदर्शक लेंस का द्वारक एवं फोकस दूरी छोटी होती है, अभिनेत्र लेंस का द्वारक एवं फोकस दूरी बड़ी होती है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ नलिका की लंबाई भी आपको पूछा जा सकता है। ये जो पॉइंट है कि आवर्धन क्षमता का मान बढ़ाने के लिए दोनों लेंसों की जो फोकस दूरियां हैं उनको हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। अभिनेत्र तथा अभिदर्शक लेंस दोनों की फोकस दूरियों को क्या करना होगा, कम करना होगा। परंतु कम करते हुए भी हमें ध्यान क्या रखना है कि जो अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी है वो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी से छोटी होती होगी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा अपवर्तक दूरदर्शी। दूरदर्शी का मतलब ये हुआ कि ये जो प्रकाशिक उपकरण है ये दूर की वस्तुओं को नज़दीक प्रतिबिंब बनाता है। जैसे कि कोई उपग्रह हुआ, उनको नज़दीक प्रतिबिंब बनाता है, ये दूरदर्शी कहते हैं, मतलब दूर की वस्तुओं को दिखाता है ये। तथा अपवर्तक का अर्थ ये हुआ कि इसमें प्रकाश का अपवर्तन होता है। यहाँ भी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की भांति दो लेंस काम लिए जाते हैं, एक अभिदर्शक लेंस जो वस्तु की तरफ रखा जाता है और एक अभिनेत्र लेंस जो नेत्र की तरफ रखा जाता है। तो अभिदर्शक लेंस एक हमारे पास ओ लेंस, इसको हम क्या बोलेंगे, अभिदर्शक लेंस।
ऐसे ही हमने इसको संयुक्त संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में कहा था। अब जो अभिदर्शक लेंस है, इसका द्वारक मतलब इसकी जो ये ऊंचाई है, हाइट, ये ज़्यादा होती है। इसका द्वारक क्या होता है? बड़ा होता है। परंतु संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में द्वारक क्या था? छोटा था। यहाँ पर द्वारक बड़ा लेने का अर्थ ये है कि जितना बड़ा लेंगे तो अनंत से आने वाली उतनी ही ज़्यादा प्रकाश किरणों को ये फोकस करेगा। यहाँ पर यदि छोटा लिया हमने तो हम सपोज दैट 4 प्रकाश किरणों को यहाँ पर फोकस कर रहा है ये, और यदि हम ये द्वारक बड़ा ले लिया तो सपोज दैट ये आने वाली 10 प्रकाश किरणों को यहाँ पर फोकस कर रहा है। जितनी प्रकाश किरणें ज़्यादा होगी तो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो उतना ही साफ बनेगा। ठीक है, तो अभिदर्शक लेंस है, इसका द्वारक क्या होता है? बड़ा होता है, तथा इसकी जो फोकस दूरी होती है वो भी क्या होती है? बड़ी होती है। फोकस दूरी बड़ी, फोकस दूरी क्या होगी? बड़ी होगी। और जो दूसरा लेंस है अभिनेत्र लेंस, इसको हम क्या नाम दे देते हैं? ई लेंस कौन सा है? अभिनेत्र लेंस। ई लेंस कौन सा है? अभिनेत्र लेंस। इस लेंस का जो द्वारक होता है वो क्या होता है? छोटा होता है। द्वारक छोटा होता है तथा इसकी फोकस दूरी भी क्या होती है? कम होती है। फोकस दूरी भी क्या होती है? छोटी होती है या फिर कम होती है। ठीक है, अभिदर्शक लेंस है उसकी फोकस दूरी बड़ी होती है, परंतु ये सूक्ष्मदर्शी के केस में उल्टा हो जाता है। अब यहाँ से प्रतिबिंब जो बिंब है वो अनंत पर है, तो अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें क्या है? समांतर आ रही है, और ये जो कोण है वो अल्फा है। ठीक है, ये प्रकाश किरणें अनंत से आ रही है, इसका मतलब इस उत्तल लेंस के फोकस बिंदु FO पर प्रतिबिंब बनाएगी। ये प्रतिबिंब FO पर बना है क्योंकि प्रकाश किरणें कहाँ से आ रही है? अनंत से आ रही है। अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें फोकस बिंदु पर अभिकेंद्रित होती है, और फोकस बिंदु किसका होगा? ये O लेंस का, तो इसको हमने क्या नाम दे दिया? FO। तो इस फोकस बिंदु का इस लेंस से जो दूरी है वो कौन सी दूरी होगी? FO फोकस दूरी। ठीक है, अब ये जो प्रतिबिंब बना है O लेंस का, ये प्रतिबिंब इस E लेंस के लिए बिंब का काम करता है, तथा इसको हमने क्या कर दिया? अब E लेंस की फोकस दूरी FE, फोकस बिंदु FE तथा प्रकाशीय केंद्र E, इन दोनों के बीच में रख दिया। हम जानते हैं कि जब किसी वस्तु को फोकस बिंदु तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच में रखते हैं तो हमारा जो प्रतिबिंब है वो अधिकतम आवर्धन बनता है। प्रतिबिंब का जो आवर्धन है वो अधिकतम बनता है। तो इस स्थिति में हमने ऐसा ही काम किया है कि इसको जो बिंब है E का बिंब H डैश, उसको इस E लेंस के फोकस बिंदु तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच में एडजस्ट कर दिया ताकि अंतिम प्रतिबिंब क्या वो हमारे पास अधिक आवर्धित प्राप्त हो। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं? इसकी आवर्धन क्षमता पढ़ रहे हैं, और आवर्धन क्षमता का जनरल फॉर्मूला वो ये है कि प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बनाया गया दर्शन कोण बटा बिंब द्वारा नेत्र पर बनाया गया दर्शन कोण। सेम वही फॉर्मूले हमारे पास दो है। हम दो आवर्धन क्षमता को फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं। पहला तो है कि m बराबर FO बटा FE। ये धनात्मक होगा या फिर ये ऋणात्मक होगा, तो इसको हम ये देख लें कि अंतिम प्रतिबिंब वो क्या था? सीधा था, सॉरी, प्रारंभिक बिंब क्या था? सीधा था, लेकिन अंतिम प्रतिबिंब है वो क्या मिल रहा है आपको? उल्टा मिल रहा है। इसका मतलब इस जो अपवर्तक दूरदर्शी की हम आवर्धन क्षमता क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। m बराबर -FO बटा FE। ये हम कब अप्लाई करेंगे? जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ मिले आपका? अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर प्राप्त हो। वो सेम केस जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत प्राप्त होता है, इसका मतलब नेत्र विराम अवस्था में, और नेत्र जब विराम अवस्था में है तो आवर्धन क्षमता कितनी है? ये हमारे पास न्यूनतम आवर्धन क्षमता न्यूनतम।
इस स्थिति में हम नलिका की लंबाई L को परिभाषित करेंगे। यहाँ भी L जो नलिका की लंबाई है, दोनों लेंसों के बीच की दूरी है, ये दूरी L है वो नलिका की लंबाई कहलाती है। ठीक है, नलिका की लंबाई हम तब परिभाषित कर रहे हैं जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर प्राप्त हो। ये प्रतिबिंब अनंत पर मिल रहा है, इसका मतलब ये जो बिंब है H डैश, ये E लेंस के फोकस बिंदु पर रखा हुआ है। E लेंस के फोकस बिंदु पर रखा है, इसका मतलब इस बिंब की E से दूरी कितनी हो जाएगी, फोकस दूरी के बराबर, FE के बराबर। ठीक है, इसका मतलब इस बिंब को कहाँ रख रहे हैं हम, E पर, यहाँ पर। ठीक है, तो जो नलिका की लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, L बराबर FO प्लस FE, FO प्लस FE, ये होगी नलिका की लंबाई। जब नलिका की लंबाई FO प्लस FE है, उस स्थिति में आवर्धन क्षमता माइनस FO बटा FE है। दूसरी आवर्धन क्षमता, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट न्यूनतम दूरी पर बने, तो उस स्थिति में आवर्धन क्षमता M बराबर माइनस FO बटा FE 1 प्लस FE बटा D। हमने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में आवर्धन क्षमता पढ़ी थी माइनस VO बटा UO 1 प्लस D बटा FE। सरल सूक्ष्मदर्शी तथा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में ये फैक्टर 1 प्लस D बटा FE आ रहा था, लेकिन यहाँ पर 1 प्लस FE बटा D है। आप इसको याद रख लें। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दोनों केसों में 1 प्लस D बटा FE था, लेकिन दूरदर्शी में कितना है, 1 प्लस FE बटा D। इस बात का आप ध्यान रखें। ये 1 प्लस FE बटा D मिल रहा है, इसका मतलब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ है, यहाँ पर अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट न्यूनतम दूरी पर। नेत्र तनाव की स्थिति में, नेत्र तनाव की स्थिति में क्यों, क्योंकि अंतिम प्रतिबिंब है वो स्पष्ट न्यूनतम दूरी पर मिल रहा है, नेत्र के एकदम नजदीक मिल रहा है। तो नेत्र तनाव की अवस्था में, जब नेत्र तनाव की स्थिति में होता है तो आवर्धन क्षमता क्या होगी, अधिकतम, आवर्धन क्षमता अधिकतम। फॉर्मूले से पता चल रहा है कि 1 प्लस FE बटा D आ रहा है। ठीक है, अब यहां पर आप ध्यान दें कि आवर्धन क्षमता M का मान बढ़ाने के लिए, M को बढ़ाने के लिए, M को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, FO का तो मान बढ़ाना होगा तथा FE का मान क्या करना होगा, कम करना होगा। आप इस फॉर्मूले से देख सकते हैं माइनस FO बटा FE से कि अभिदर्शक लेंस की जो फोकस दूरी है FO, उसका मान बढ़ा दो तथा अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी है FE, उसका मान घटा दो। तो बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी, और अभिदर्शक मतलब O, अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी को बढ़ाना होगा। FO का मान क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। इसका मतलब FO शुड बी इंक्रीज। सेकंड, जो अभिनेत्र लेंस है, और अभिनेत्र लेंस कौन सा है, E लेंस, जो नेत्र के पास में है, इसकी फोकस दूरी को क्या करना होगा, इसकी फोकस दूरी को घटाना होगा। इसका मतलब FE शुड बी डिक्रीज। तो आवर्धन क्षमता का मान बढ़ाने के लिए FO का मान बढ़ाओ और FE का मान घटाओ। परंतु संयुक्त सूक्ष्मदर्शी तथा सरल सूक्ष्मदर्शी में ये था कि आप दोनों लेंसों की फोकस दूरी का मान घटा दो, तब जाके आवर्धन क्षमता बढ़ती थी। ठीक है, ये हमारे पास अपवर्तक दूरदर्शी हो गया, इसमें प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा परावर्तक दूरदर्शी।
इस दूरदर्शी को केस ग्रेन दूरदर्शी भी कहा जाता है। इस दूरदर्शी को केस ग्रेन दूरदर्शी भी कहा जाता है। इस दूरदर्शी को केस ग्रेन दूरदर्शी कहा जाता है। नेक्स्ट, इस दूरदर्शी में प्रकाश का अपवर्तन नहीं हो, क्या होता है, परावर्तक होता है। इस दूरदर्शी में प्रकाश का परावर्तन होता है। प्रकाश का परावर्तन होता है, ठीक है, क्योंकि ये परावर्तक दूरदर्शी है तो यहां पर प्रकाश का परावर्तन होता है। यहां पर इस लेंस में परवलयाकार अवतल दर्पण काम लिया जाता है। अब देखो परावर्तन हो रहा है, इसका लोग दर्पण काम लेंगे, और दर्पण कौन सा काम ले रहे हैं यहां पर, परवलयाकार अवतल दर्पण। परवलयाकार अवतल दर्पण काम लिया जाता है। तो मैं परावर्तक दूरदर्शी में केवल 5-7 पॉइंट लिखा देता हूँ, प्रश्न आएगा तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, ये पूरी संभावना रहेगी। परावर्तक दूरदर्शी को हम कंप्लीट नहीं पढ़ेंगे, केवल 5-7 पॉइंट लगा दूँ, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है ये। परावर्तक अवतल दर्पण को काम लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें क्या फ़ायदा होता है, आप अपवर्तक दूरदर्शी में लेंस ले रहे थे, परावर्तक दूरदर्शी में एक दर्पण ले रहे हैं, तो इससे क्या हो जाएगा, तो लेंस के स्थान पर दर्पण लेने से, लेंस के स्थान पर दर्पण लेने से, दर्पण का उपयोग करने पर क्या हो जाएगा, क्रोमेटिक, मैं इसको इंग्लिश में लिख देता हूं, क्रोमेटिक, इसका मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, वर्ण, क्रोमेटिक तथा गोलीय विपथन, गोलीय विपथन, ये लेंस के दो दोष हैं, एक तो क्रोमेटिक विपथन और दूसरा गोलीय विपथन, दोष दूर हो जाते हैं, दोष दूर हो जाते हैं, ठीक है। ये क्रोमेटिक विपथन क्या होता है, मैं आपको थोड़ा हिंट कर देता हूं। क्रोमेटिक विपथन मतलब रंग से रिलेटेड है ये, ठीक है। अलग अलग रंगों का अपवर्तनांक अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये जब प्रकाश किरण, वाइट प्रकाश आती है लेंस पर, तो ये 7 रंगों में विभक्त होगा लेंस से, तथा अलग अलग रंग अलग अलग जगहों पर फोकसित होंगे। इसका मतलब सारे रंग एक जगह पर फोकस नहीं हो रहे हैं, प्रतिबिंब एक बिंदु पर नहीं मिल रहा है, अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग रंगों के प्रतिबिंब मिलते हैं। तो ये लेंस का एक दोष है, और इस दोष को बोलते हैं क्रोमेटिक विपथन, ठीक है। दूसरा है गोलीय विपथन। इसका ये दोष क्या है कि लेंस कहीं से तो मोटा होता है और कहीं से पतला होता है, ठीक है। जहाँ से मोटा होता है वहाँ से लेंस का अपवर्तन ज़्यादा होता है, तो वो जल्दी अभिकेंद्रित हो जाता है, और जहाँ से पतला होता है वहाँ पर लेंस का अपवर्तन कम होता है, तो वो दूर जाकर अपना अभिकेंद्रित होता है। तो ये अलग अलग जगहों पर अभिकेंद्रित हो रही है प्रकाश किरणें, ये लेंस का दोष क्या कहलाता है, गोलीय विपथन। तो ये दोनों दोष लेंस के स्थान पर यदि हम दर्पण काम लेते हैं तो ये दोनों दोष दूर हो जाते हैं, ठीक है। ये जब दोनों दोष दूर हो जाते हैं तो जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है आपको, इसका मतलब प्राप्त प्रतिबिंब, अधिक चमकदार, मतलब आपकी जो प्रतिबिंब की ब्राइटनेस है वो क्या मिलेगी आपको, ज़्यादा मिलेगी, अधिक चमकदार या फिर अधिक साफ, तथा आवर्धन क्षमता क्या मिलती है यहाँ पर, अधिकतम मिलती है। आवर्धन क्षमता भी
अधिक मिलती है। ठीक है, तो फिर इस परावर्तक दूरदर्शी के इतने फायदे हैं, तो फिर हम अपवर्तक दूरदर्शी को अधिकांश क्यों काम लेते हैं परावर्तक दूरदर्शी के? सॉरी नौ। तो परावर्तक दूरदर्शी के हमने इतने फायदे पढ़ लिए कि प्रतिबिंब चमकदार मिलेगा, साफ मिलेगा, दोष दूर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हम अपवर्तक दूरदर्शी को ही काम क्यों लिया जाता है? इसका कारण ये है कि परावर्तक दूरदर्शी में जो परवलयाकार अवतल दर्पण लिए जाते हैं, ये लगभग 200 इंच का लिया जाता है। कितना? 200 इंच का। इसका दोष क्या है? दोष ये है कि इसमें 200 इंच का दर्पण लिया जाता है, या फिर 200 इंच द्वारक वाला दर्पण लिया जाता है। दर्पण लिया जाता है। इतने बड़े दर्पण की, इतने बड़े आकार के दर्पण को व्यवस्थित रखना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इसका मतलब ये जो परावर्तक दूरदर्शी है, इसमें जो दर्पण लिया जाता है, इसकी हैंडलिंग बहुत मुश्किल है। इस कारण से हम परावर्तक दूरदर्शी के स्थान पर अपवर्तक दूरदर्शी काम लिए जाते हैं। तो ये हमने इस टॉपिक में अपवर्तक, परावर्तक दूरदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी एवं सरल सूक्ष्मदर्शी 4 टॉपिक कर लिए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।